नहीं तो छीन लेंगे। हाँ, फिर वो जो पिछली जनरेशन थी वो तो निकल गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यही करते हैं, ये दादा का था, ये नाना का, तो उसको रखते संभाल के, एक आध दिन यूज किया, फिर काम आएगा नेक्स्ट जनरेशन। और संसाधन सैकड़ों वर्षों तक बाधित है, उनकी गतिशीलता जीरो। अदरवाइज ये गोल्ड की बजाय अगर ये कैश अमाउंट होता या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया होता तो उससे कुछ रोजगार सृजित हो रहा था। हाँ, लगातार उससे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता रहता, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करके वो संसाधन की गतिशीलता रुक गई है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन इकोनॉमी की। तो क्या करें, इसका उपाय हो सकता है कि लोग गोल्ड ना खरीदें। अगर लोग गोल्ड ना खरीदेंगे तो एक तरफ आयात घट जाएगा और दूसरी तरफ संसाधनों की गतिशीलता फिर बाधित भी नहीं होगी। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली। सबसे पहले सरकार ने ज्वेलर्स को समझाया। नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ आप, गोल्ड का आयात एक व्यक्ति तो करता नहीं, कौन करेगा? ज्वेलर भी, और वो भी आप समझ रहे होंगे बहुत बड़े बड़े लेवल के ज्वेलर होंगे। मैंने आपको बोला था 3 संस्थाएं होती हैं, सरकार, परिवार और फर्म। आयात निर्यात का काम या तो सरकार कर सकती है या फिर हाउस होल्ड तो जाके ज्वेलर से खरीद लेगा। तो गवर्नमेंट ने ज्वेलर को समझाया। गवर्नमेंट ने बोला ज्वेलर से कि भाई आप गोल्ड खरीदना बंद करो, आयात करना कम करो, इससे इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आयात कम कर दो। ज्वेलर कहता है सर हम अपने घर रखने के लिए थोड़ी खरीदते, हम आयात इसलिए करते हैं कि मार्केट में पब्लिक गोल्ड की डिमांड कर रही है और जितनी डिमांड है हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो ज्वेलर ने जवाब दे दिया सरकार को, हमें मत समझाओ, इनको समझाओ। सरकार ने इनको समझाया, समझना भावनाओं को। सरकार ने इनको समझाया आप गोल्ड मत खरीदा करो, फालतू पैसा वेस्ट हो। इन्होंने जवाब दे दिया क्यों, तेरे पैसे से ले रहे क्या? समझ गए ना कौन है ये? समझो भावनाओं को। तो इन्होंने जवाब दिया किसको? सरकार को, कि तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी खरीदें। अभी चुप हो गए। सरकार ने देखा कि ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली और उस स्कीम का नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। क्या नाम था? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गवर्नमेंट ने पब्लिक से बोला कि आपके घर में जितना भी गोल्ड रखा है आप हमें दे दो। किनसे बोला जा रहा है? आप हमें गोल्ड दे दो और उसके बदले उस गोल्ड की मार्केट वैल्यू लो, और प्लस हम आपको उस गोल्ड की मार्केट वैल्यू तो देंगे, साथ में कुछ इंटरेस्ट अलग से पे करेंगे। कौन कह रहा है? यानी किसी व्यक्ति के घर में 50 साल पुराना सोना रखा है, 50 साल पहले बहुत सस्ता खरीदा गया होगा, आज के रेट पर आप हमें बेचो और प्लस हम आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे देंगे। इंटरेस्ट का कुछ रेट फिक्स कर देंगे, तो इंटरेस्ट दे देंगे। आप बताओ भाई अच्छी स्कीम है कि नहीं? अगर उसी गोल्ड को आप सरकार को ना देके मार्केट बेचोगे तो जो ज्वेलर आपको देता है मार्केट वैल्यू देगा, उसमें भी कुछ ना कुछ हेर फेर कर जाता है। ये इसमें एक्स्ट्रा, हाँ देखो कह रहा है घिसावट है, ये है वो है वगैरह वगैरह। आप मजाक समझ रहे हो? आपकी क्लास में ज्वेलर भी है। आगे सुनते। तो सरकार ने स्कीम निकाली, पब्लिक से क्या बोला, गोल्ड हमें दो, हम आपको गोल्ड के बदले पैसा दे देंगे। अच्छा गवर्नमेंट उस गोल्ड का क्या करेगी? तो गवर्नमेंट ने सोचा हम पब्लिक से गोल्ड खरीद लेंगे, पब्लिक को तो पेमेंट कर दिया, अब वो गोल्ड गवर्नमेंट बेच देगी किसे? ज्वेलर उस गोल्ड को मेल्ट करके फिर से नए आभूषण बना के फिर से बेचेगा और इसी तरह से चलता रहेगा। तो आयात की मात्रा कुछ कुछ समझ आया? हमने स्कीम क्या कहना चाह रही है? स्कीम कह रही है कि संसाधन जो घर में स्थिर है उन्हीं को, बजाय बाहर से और संसाधन खरीदने के। तो आप बताएं स्कीम तो अच्छी है भाई, जिसको घर में नहीं रखना वो गोल्ड गवर्नमेंट को दे दे और ऐसे ही चलता रहे। तो इस स्कीम का नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। बताएं इससे कुछ इकोनॉमी को लाभ होगा कि नहीं? इकोनॉमी को लाभ होगा। एक तरफ तो विदेशी विनिमय भंडार पर दबाव और दूसरी तरफ संसाधन जो स्थिर है, जो कि लाखों करोड़ों का अमाउंट है। वो एक अनुमान के हिसाब से भारत लगभग 700 टन के आसपास गोल्ड हर साल आयात करता है। अच्छा टन है, समझ नहीं आएगा, ग्राम और लाख और किलो में समझना। 700 टन को किलो में बदलोगे तो 7 लाख किलो आएगा, और गोल्ड है, किलो में कहाँ मामला समझ में आता है? 10-20 ग्राम से ऊपर हमारी औकात नहीं तो ग्राम में बात आएगी। तो आप समझ सकते हैं इंडिया कितना गोल्ड हर साल खरीद रहा है, और वो जाकर के लॉकर में कहीं बंद हो जाता है या दीवारों में चिनवा दिया जाता है। फिर उसके बाद ईडी की जरूरत पड़ती है, काफी एक्टिव है। नहीं, ईडी नाम सुना है कि नहीं? नहीं, ईमानदारी से बताना, हाथ ऊपर करके, ईमानदारी से ना। मुझे आपका एग्जाम नहीं लेना है, लेकिन आपको मैं आईना दिखाता रहूंगा, ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी। कितने लोगों ने गूगल या किसी मैगजीन या किसी वेबसाइट से ईडी के बारे में जानकारी ले ली? एक या दो बस। और सब लोग बताओ, ये सबको पता है कि ईडी कितना एक्टिव है? अभी किसी ने बोला केजरीवाल और ये और वो, सब जानते हैं कि नहीं? ये दिक्कत है, इसे कहते हैं इग्नोरेंस। जो चीज जितनी न्यूज में है ना, हम केजरीवाल पे ईडी क्या कर रहा है, मनीष सिसोदिया क्या कर रहा है, सब इंटरेस्ट लेते हैं। राजनीतिक खबर है, मसाला होता है। ईडी कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसमें कितने लोग हैं, संस्था को अपॉइंट कौन करता है, चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, हटाना हो तो चेयरमैन को कौन हटा सकता है, ईडी किस अधिनियम से किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करता है, वो अधिनियम कब संसद में पारित हुआ, हाल ही में उसमें कोई संशोधन हुआ है क्या, इस पर कोई बात ही नहीं करता। मेरा ये मानना है ऐसी कोई भी संस्था या ऐसा कोई अधिनियम चर्चा में आए तो राजनीतिक मसाले से हट करके उसके बेसिक को पढ़ लेना चाहिए। इंतजार मत करो कि आपको क्लास में कब पढ़ाया जाएगा। आपके क्लास में मैंने हाथ ऊपर करा के दिखा दिया, 2 लोगों ने ईडी को कहीं से पढ़ा, थोड़ा बहुत ढूंढ करके।
और आप ये बताएं कि ईडी की अपनी वेबसाइट और सब डिपार्टमेंट की सारी सब कुछ होगा कि नहीं? बहुत आसानी से आप ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढ के पढ़ सकते हो, लेकिन वही बात, कौन इतना पढ़े? यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा ईडी की जानकारी इकट्ठा करने में, क्योंकि आपको उसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। फैक्ट होगा, मुख्यालय यहाँ है, चेयरमैन का नाम ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक चेयरमैन होता है, इतने सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति ये करता है, ये अधिनियम का नाम है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये इग्नोरेंस है। और यही फर्क है, जो व्यक्ति सेलेक्ट हो रहा है और जो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, दोनों में अंतर है। आपके आसपास जो कुछ घटित हो रहा है ना, उसकी बेसिक जानकारी पढ़ते रहो, इकट्ठा करते रहो। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको कोचिंग से अलग करना पड़ता है। ये वो वर्क है जो आप कोचिंग से साथ साथ नहीं कर सकते, खुद करना पड़ता है ये। इसीलिए जितनी भी संस्थाएं ऐसी न्यूज़ में आती रहे। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, डीआरएस सबने सुना होगा जो क्रिकेट देखते हैं। हाँ जी, डीआरएस है ना भाई। आपको लगता है आपका डिसीजन एम्पायर ने जो दिया वो आउट है? की गतिशीलता शुरू हो जाए तो इससे हमें काफ़ी लाभ होगा। तो एक और स्कीम शुरू करी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। नाम क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप पहले आंसर बताओ, बॉन्ड का पर्पज क्या है? बॉन्ड का पर्पज बाजार से वित्त एकत्रित कर सकते हैं, और नाम दे दिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, शॉर्ट में इसको एसजीबी करके लिखा रहता है कई जगह। अगर गोल्ड बॉन्ड है और सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, संप्रभु संस्था ने गोल्ड बॉन्ड जारी किया है, यानी आपको जो बॉन्ड जारी किया जा रहा है, इस बॉन्ड की कीमत उतनी है जितनी बाजार में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति है जिसको निवेश करना था, इसे पूछा कहाँ निवेश करोगे, ये कह रहा है मैं तो गोल्ड खरीद लूंगा, इसकी कीमत बढ़ती रहती है। बताओ भाई, अगर फिजिकली गोल्ड खरीदोगे तो महंगा पड़ता है। क्या महंगा है उसमें? एक आंसर, मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज लगता है। जिनको नहीं पता उनके लिए जानकारी के लिए, सामान्यतः ज्वेलर 300 रुपए से लेके 500 रुपए प्रति ग्राम तक मेकिंग चार्ज ले लेते हैं। यानी अगर ये निवेशक 10 ग्राम गोल्ड खरीदने गया, 10 ग्राम का इसने कोई आभूषण खरीदा, तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए के आसपास मेकिंग चार्ज देके आ गया। फिर प्लस उसके अलावा जीएसटी पे करेगा ये, हाँ 3% के आसपास जीएसटी चल रहा होगा गोल्ड पर। नेक्स्ट, उसके अलावा गोल्ड लेके आ गया, घर परिवार में 2-4 दिन यूज हुआ, उसके बाद अब इसको लॉकर फ्री में थोड़ी मिलता है। बताओ, बैंक लॉकर का चार्ज लेगा कि नहीं? लॉकर का चार्ज ले लिया। और इन केस कभी इसको लगा फ्यूचर में कि गोल्ड वापस कर देते, मुझे घर में पैसे की जरूरत है, तो ये मेकिंग चार्ज गया, लॉकर का चार्ज दिया गया। यानी अगर इसने 70,000 रुपए का गोल्ड खरीदा था, 5,000 इसने मेकिंग चार्ज दिया, और 2,000 रुपए मान लेते लॉकर को दे चुका, वापिस अगर अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी तो इसको मिलेंगे 70 ही, है नहीं? ये 5 और 2, ये 7,000 वेस्ट हो गए। गवर्नमेंट ने उपाय निकाला, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदो। अगर आपको 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है, 70,000 मार्केट में रेट चल रहा है, तो 70,000 का यहाँ गोल्ड बॉन्ड मिलेगा। दोनों में अंतर क्या? यहाँ फिजिकल गोल्ड मिल रहा था, यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड है। प्रैक्टिकली देखने में आपको ये कह सकते हैं एक कागज का टुकड़ा है। आज के टाइम में कागज भी नहीं, डिजिटलाइजेशन फॉर्म में मिलता है। आप एटीएम में बैलेंस चेक करते हो, लिखा हुआ आ रहा है 8,000 रुपए हैं, क्या वो दिख रहे हैं 8,000? जैसे लिखा आता है ऐसे यहाँ लिखा आएगा आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है। गोल्ड है नहीं, लिखा हुआ आएगा 10 ग्राम गोल्ड। यही है, क्या नाम, पूरा नाम सॉवरेन गोल्ड। इस 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू उतनी है जितनी बाजार में फिजिकली गोल्ड की है, लेकिन इसको खरीदने का फायदा, मेकिंग चार्ज नहीं देना, लॉकर का झंझट, डिजिटल फॉर्म में पड़ा हुआ, कोई चोरी नहीं कर सकता इसको। जैसे आपके जीमेल में कोई मेल रखा हुआ है, सेव है वो, कोई उसको हैक करके चेक कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता। यहाँ भी ऐसे ही है। और ये आप जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं, अंतर बताएं मुझे, दोनों में फायदा क्या हुआ? अगर ये प्रैक्टिकल फिजिकल गोल्ड की बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्रचलन बढ़ जाए तो क्या होगा? गोल्ड का आयात, क्योंकि भौतिक रूप से गोल्ड की आवश्यकता कम हो जाएगी, एक गोल्ड का आयात कम हो गया। दूसरा, जितना भी मनी यूज होगा इसमें सब व्हाइट मनी होगा। तीसरा, संसाधन गतिशील हो जाएंगे। यहाँ तो लॉकर में जाके बंद गया था पैसा, है ना, यहाँ संसाधन गतिशील हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक और तरीका निकाला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आज के समय में देखो अभी क्या है ना, इंडिया में वित्तीय साक्षरता कम है, और जो आप क्लास कर रहे हो या कोई भी व्यक्ति कहीं पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे वित्तीय साक्षरता आने वाले समय में काफ़ी बढ़ जाएगी। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति निवेश के लिए गोल्ड खरीदा तो बेवकूफ़ी है। यहाँ निवेश के लिए आपने गोल्ड खरीदा और सोचा कि 10 साल बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो फिर इसको खरीदने से अच्छा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। वैल्यू बराबर है, यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 में खरीदोगे। अब यहाँ पे मिलेगा क्या? आप इसको जब बेचोगे तो इसमें लॉकिंग पीरियड रखा है गवर्नमेंट ने, 8 साल लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड समझ रहे हैं सब लोग? मतलब इसको 8 साल तक आप बेच नहीं सकते। फिर भी किसी को अचानक से जरूरत पड़ जाए तो 5 साल रखना मिनिमम कंपलसरी है। एक बात, 8 साल बाद जब आप बेचोगे तो जो उस समय मार्केट में गोल्ड का रेट चल रहा होगा वो अमाउंट आपको मिलेगा, प्लस 2.5% इंटरेस्ट। इधर चेक करते हैं, इधर इसको आपने अगर 8 साल रखा अपने घर पे, 8 साल बाद बेचोगे तो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा वो मिलेगा, क्या इंटरेस्ट भी मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं, और नुकसान तो दिख ही रहा साफ साफ। कुछ क्लियर हुआ? आज का समय कहता है कि अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ। आप आने वाले समय में यूपीएससी क्वालिफाई करो या पीसीएस या कोई और नौकरी करो,
ये सब जानना जरूरी है। गोल्ड में, फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। हाँ, किसी को अपने शौकिया तौर पर या घर परिवार में आभूषण वगैरह खरीदने हो तो वो तो फिर एक ही ऑप्शन है, लेकिन केवल निवेश के लिए गोल्ड खरीदना हो तो उसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत। अब सवाल बनता है ये खरीद कहाँ से सकते हैं ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है कहाँ से खरीद सकते हैं अब तक तो ये खरीद सकते थे हम बैंकों की वेबसाइट से आज के समय में सारे बैंक आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का ऑप्शन देते हैं, बैंक की वेबसाइट पे आता रहता है। लेकिन अब आरबीआई ने एक नई स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्या नाम है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अभी रिटेल डायरेक्ट स्कीम ही बेसिकली मुझे पढ़ानी थी, इसलिए मैंने आपको इतनी देर से सिक्योरिटी पढ़ाई। अब तक क्या होता था, जितनी सिक्योरिटी मार्केट का हमने जो चार्ट बनाया, ये सारी सिक्योरिटी खरीदनी हो, ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात हो रही, ये जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हमें खरीदनी हो तो हम कैसे खरीद सकते थे? हम बैंक से खरीदते थे, और बैंक आरबीआई से, तो निश्चित रूप से बैंक मध्यस्थ बन रहा है यहाँ पर, तो मध्यस्थ है तो थोड़ा हमें महंगा बेचेगा भाई, अपना भी तो कुछ वो कमीशन कह लो, मार्जिन बोल लो। हाँ, अब हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं, किससे? आरबीआई से। इसके लिए आरबीआई ने स्कीम शुरू करी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई की इस स्कीम में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं उन लोगों को जो बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर